मोहनपुर की सुनहरी धूप में छगन सेठ की विशाल हवेली जगमगा रही थी। सूर्य की किरणें शीशे की खिड़कियों से छनकर अंदर के महंगे फर्नीचर और दीवारों पर टंगे चित्रों पर पड़ रही थी। छगन सेठ न केवल मोहनपुर के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे, बल्कि उनका नाम उनकी दयालुता और उदारता के लिए भी प्रसिद्ध था। उनका व्यापार नगर के मध्य में स्थित था, जहां हर प्रकार के वस्त्र, आभूषण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बिकती थी। छगन सेठ का परिवार छोटा था। पत्नी वसुधा और पुत्र चंद्रशेखर। वसुधा एक शांत स्वभाव की महिला थी, जो अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। चंद्रशेखर, जो अभी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था, अपने पिता की भव्य हवेली में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। शाम का समय था। छगन सेठ अपने कार्यालय से घर लौटे और अपनी पत्नी वसुधा से मिले, जो मंदिर से पूजा करके आई थी। वसुधा, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे कुछ जरूरी काम से दूसरे नगर जाना है, छगन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, जबकि वे अपने हाथों को धोते हुए थे। वसुधा की आंखों में चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने अपने पति के चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, दूसरे नगर, अचानक से क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? छगन सेठ ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक है वसुधा, बस कुछ जरूरी काम है जिसे निपटाना होगा। तुम चिंता मत करो। वसुधा को अपने पति के व्यवहार में कुछ असामान्य लगा, परंतु उन्होंने और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। वे जानती थी कि छगन सेठ अपने फैसलों के प्रति दृढ़ थे और जब वे कुछ कहते थे तो उसके पीछे हमेशा कोई कारण होता था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही वसुधा ने छगन सेठ को जगाया। उन्होंने न केवल छगन सेठ के जाने की पूरी तैयारी कर दी थी, बल्कि उनके लिए यात्रा के दौरान खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान भी बनाए थे। ये लीजिए, वसुधा ने एक छोटी पोटली थमाते हुए कहा, इसमें आपके लिए पूरियां, आलू की सब्जी और मिठाई है। रास्ते में भूखे मत रहिएगा। छगन सेठ ने वसुधा की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद वसुधा, तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप कब तक लौटेंगे? वसुधा ने पूछा, अपने आंचल को ठीक करते हुए। शाम तक लौट आऊंगा, चिंता मत करो, छगन सेठ ने कहा और अपने बेटे चंद्रशेखर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना और पाठशाला जाना मत भूलना। चंद्रशेखर ने नींद से भरी आंखों से अपने पिता को देखा और हाँ में सिर हिलाया। दिन भर वसुधा घर के काम में व्यस्त रही, परंतु उनका मन बार बार छगन सेठ के पास जाता था। रात गहरी हो गई, परंतु छगन सेठ का कोई पता नहीं था। अचानक देर रात द्वार पर दस्तक हुई। वसुधा ने द्वार खोला तो देखा कि छगन सेठ थके हुए चेहरे के साथ खड़े थे। उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। बहुत देर हो गई, आप कहाँ रह गए थे? मैं कितनी चिंतित थी, वसुधा ने कहा, उनके शरीर की थकान को देखकर उनका हाथ पकड़ते हुए। छगन सेठ ने गहरी सांस ली और बोले, अब इस समय कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है वसुधा, मैं कल सुबह बात करूंगा। मैं भोजन लगा देती हूँ, आप हाथ पैर धोकर आ जाइए, वसुधा ने प्यार से कहा। छगन सेठ ने थके हुए स्वर में कहा, नहीं, भोजन करने का दिल नहीं है, मैं बस सोने जा रहा हूँ। और वे सीधे अपने कक्ष की ओर चले गए। वसुधा ने मन ही मन सोचा, क्या बात है, आज से पहले तो बिना भोजन किए कभी नहीं सोए, शायद ज्यादा थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं, सुबह बात करूंगी। परंतु उनके मन में एक अनजानी चिंता घर कर गई थी। क्या छगन सेठ किसी परेशानी में थे? क्या कोई गंभीर बात थी जिसे वे छिपा रहे थे? अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था जब छगन सेठ के घर पर एक व्यक्ति आया। वह मध्यम आयु का था, उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी। वसुधा ने द्वार खोला और उस व्यक्ति को देखा। मैं छगन सेठ जी से मिलना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा।
वसुधा ने उसे अंदर आने का इशारा किया और छगन सेठ को आवाज लगाई। छगन सेठ, जो अभी अभी उठे थे, अपने कक्ष से बाहर आए। नमस्ते सेठ जी, उस व्यक्ति ने झुककर प्रणाम किया। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ सामान चाहिए था। छगन सेठ ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। वे जानते थे कि वह नगर के एक गरीब परिवार से था जो मेहनत मजदूरी करता था। हाँ हाँ, जरूर, दुकान पर आकर ले जाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं सेठ जी, दुकान पर तो मैं आ जाऊंगा, परंतु मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ जो मैं दुकान पर नहीं कह सकता। छगन सेठ ने उसे बैठने का इशारा किया और स्वयं भी उसके सामने बैठ गए। बोलो, क्या बात है? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से पुत्री का अच्छे घर में विवाह संबंध जुड़ा है। बाकी सब इंतजाम तो हो गया है, परंतु आपकी दुकान से जो सामान मुझे लेना है उसके लिए मेरे पास उतना धन नहीं होगा। छगन सेठ ने गंभीरता से पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सेठ जी, मैं आपसे बस इतना अनुरोध करने आया हूँ कि अभी आप मुझे सामान दे दीजिए और मैं धीरे धीरे करके आपका सारा पैसा आपको लौटा दूंगा। उसने विनती करते हुए कहा। मेरी बेटी की शादी का सवाल है सेठ जी। वसुधा, जो इस बातचीत को दूर से सुन रही थी, अपने पति के चेहरे पर छाई चिंता को देख सकती थी। उन्होंने देखा कि छगन सेठ कुछ देर विचार करते हैं और फिर एक पर्चा लिखते हुए बोलते हैं, ठीक है, तुम दुकान पर आकर सारा सामान ले जाओ और नौकर को बोलना कि तुमने पैसा मुझे दे दिया है। यह पर्चा उसे देना। उस व्यक्ति के चेहरे पर अचानक खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने छगन सेठ के पैर छूकर उनका आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति गया, वसुधा ने छगन सेठ के पास आकर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? छगन सेठ ने आश्चर्य से पूछा, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नहीं, कल आप बिना भोजन किए सो गए थे, इसलिए मैंने आपसे ऐसे पूछा। वसुधा ने चिंता से कहा, कुछ नहीं, थोड़ा थक गया था बस। छगन सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। वसुधा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा ऐसा भला हो सकता है? बोलो, क्या कहना चाहती हो? छगन सेठ ने प्यार से कहा। वसुधा ने गंभीर होकर कहा, आप यदि इसी तरह लोगों को उधार और बिना पैसों के सामान देते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? हमारे घर में भी औलाद है। कल को ऐसा न हो कि आज जो स्थिति हम लोगों की देखते हैं, कल को वो स्थिति हमारी हो जाए। छगन सेठ ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और धीरे से कहा, क्या तो तुम सही रही हो वसुधा, परंतु क्या करता? तुमने उस पिता की मजबूर आंखों को नहीं देखा। मुझसे पर्चा लेने के पहले तक उसकी आंखों में अपनी बेटी के विवाह की कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गहरी चिंता दिख रही थी। परंतु मेरा पर्चा हाथ में मिलते ही उसकी आंखों में पुत्री के विवाह की जो चमक थी और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो देखकर मैं तृप्त हो गया। वसुधा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे पता है आप किसी का कष्ट नहीं देख सकते, परंतु लोग आपकी इस नेकदिली का फायदा उठाते हैं। छगन सेठ ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोले, देखो वसुधा, जिसकी किस्मत में जो है उसे वो जरूर मिलेगा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। वसुधा कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि छगन सेठ किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते। बस उसे फिक्र इस बात की रहती थी कि लोगों ने उसके पति के इस व्यवहार का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे समय बीतता गया। छगन सेठ की दयालुता और उदारता का आवाज पूरे नगर में फैल गया था। लोग जानते थे कि अगर किसी को सच्ची जरूरत है तो छगन सेठ उसकी मदद जरूर करेंगे। परंतु जैसा कि वसुधा ने आशंका व्यक्त की थी, कई लोग इस अवसर का फायदा उठाने लगे थे। एक शाम छगन सेठ घर लौटे तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वसुधा ने देखा कि उनके माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं थी और वे कुछ परेशान दिख रहे थे। क्या हुआ? सब ठीक तो है? वसुधा ने चिंतित होकर पूछा।
छगन सेठ ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वसुधा, मुझे बड़े व्यापारियों ने आज दुकान के लिए माल देने से मना कर दिया है। वसुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों मना कर दिया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ महीनों से मुझे जो सामान दुकान के लिए दिया था, मैं उसके पूरे पैसे उन्हें वापस नहीं कर सका। छगन सेठ ने निराशा से कहा, ऐसा क्यों हुआ? वसुधा ने हैरानी से पूछा, हालांकि वे अंदर से जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं क्या करूं वसुधा, नगर में लोगों ने मुझसे बहुत सारा सामान उधार पर ले रखा है। जब मुझे ही आगे पैसे नहीं मिल रहे तो मैं व्यापारियों को कहां से पैसे दूंगा? छगन सेठ ने अपना सिर पकड़ लिया। वसुधा बहुत ही शांत स्वभाव की स्त्री थी। उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, मैं आपको इसीलिए ही मना किया करती थी क्योंकि कुछ लोग तो सच में जरूरतमंद थे जो आपसे उधार पर सामान लेते थे, पर कुछ लोग आपके इस व्यवहार का फायदा उठा रहे थे। छगन सेठ ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। तुम सही थी वसुधा, मैं ही लोगों को और तुम्हारी बातों को समझ नहीं सका। मुझे क्षमा कर दो। वसुधा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब तो समय का खेल है। समय बीतता गया और छगन सेठ की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। जिन लोगों ने उनसे उधार लिया था वे पैसे वापस नहीं कर रहे थे और अब छगन सेठ के पास नए माल के लिए पैसे नहीं थे। दुकान में सामान कम होने लगा और ग्राहकों की संख्या भी घटने लगी। एक दिन छगन सेठ ने अपने बेटे चंद्रशेखर को बुलाया, जो अब 12 वर्ष का हो गया था। बेटा, आजकल हमारे व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं है। छगन सेठ ने चंद्रशेखर से कहा, उसके सिर पर हाथ रखते हुए। हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए तुम्हारी पाठशाला की फीस में देरी करनी पड़े। चंद्रशेखर ने अपने पिता के चेहरे को देखा। वह इतना छोटा नहीं था कि वह नहीं समझ सकता था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई घर पर भी कर सकता हूँ। छगन सेठ को अपने बेटे की समझदारी देखकर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो चंद्रशेखर। मैं वादा करता हूँ कि यह समय जल्द ही बीत जाएगा। परंतु छगन सेठ का वादा पूरा नहीं हो सका। व्यापार में बहुत नुकसान सहने के कारण उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। चिंता और तनाव के कारण छगन सेठ की सेहत भी बिगड़ने लगी। वे अक्सर बीमार रहने लगे और कमजोर हो गए। वसुधा ने अपने पति की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे दिन रात उनकी सेवा करती, उनके लिए पौष्टिक भोजन बनाती और उन्हें हौसला देती। परंतु छगन सेठ की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। एक दिन छगन सेठ ने वसुधा का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, वसुधा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज हम इस स्थिति में हैं। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी बातें मत कीजिए। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे और हम फिर से अपना व्यापार शुरू करेंगे। छगन सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम और चंद्रशेखर मजबूत हो। तुम दोनों मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकल आओगे। कुछ महीनों बाद छगन सेठ की स्थिति और बिगड़ गई और एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वसुधा और चंद्रशेखर के लिए यह एक बड़ा आघात था। उन्होंने न केवल एक पति और पिता खोया था, बल्कि एक सहारा भी खो दिया था। वसुधा ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बेटे को गले से लगा लिया। हम मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकलेंगे चंद्रशेखर। तुम्हारे पिता हमेशा हमारे साथ रहेंगे। थोड़ी बहुत जो जायदाद बची थी उसे बेचकर वसुधा ने छगन सेठ के सारे कर्ज चुकाए। अब उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर बचा था और बहुत कम धन। जीवन यापन के लिए कोई रास्ता न था तो वसुधा लोगों के घरों में काम करने लगी। हर सुबह वे जल्दी उठती, चंद्रशेखर के लिए भोजन बनाती और फिर नगर के अमीर परिवारों के घरों में काम करने जाती। वे दिन भर काम करती और शाम को थकी हारी घर लौटती।
चंद्रशेखर, जो अब 13 वर्ष का हो गया था, अपनी माँ को इस तरह काम करते देखकर बहुत व्यथित होता। वह जानता था कि उसकी माँ उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके और एक अच्छा भविष्य बना सके। वसुधा चंद्रशेखर को पढ़ा लिखाकर उसे योग्य बनाना चाहती थी। वे सपने देखती थी कि एक दिन उनका बेटा एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बनेगा। जैसे जैसे चंद्रशेखर बड़ा हुआ, उसने अपनी माँ का दूसरों के घरों में काम करना उसे अखरने लगा। वह अक्सर सोचता, क्यों हमारी स्थिति ऐसी है, क्यों हम गरीब हो गए, क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा। एक दिन जब वसुधा थकी हारी काम से लौटी, चंद्रशेखर ने उन्हें गुस्से से देखा और कहा, माँ, मुझे तुम्हारा दूसरों के घर जाकर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम यह काम क्यों नहीं छोड़ देती। वसुधा ने अपने बेटे की ओर देखा। उन्होंने उसके चेहरे पर आक्रोश और निराशा देखी। वे समझ गईं कि उनका बेटा किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है और अपनी माँ की इस तरह की स्थिति देखकर दुखी है। यदि मैं लोगों के घर जाकर काम न करूंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा, वसुधा ने प्यार से समझाते हुए कहा। मुझे कुछ भी नहीं पता, चंद्रशेखर ने गुस्से से कहा, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए। बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे तुम्हारा इस तरह लोगों के घर में जाकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जल्द से जल्द इस काम को छोड़ दो। वसुधा ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। चंद्रशेखर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता, परंतु इस समय हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे और नौकरी पर लग जाओगे तब मैं यह काम छोड़ दूंगी। परंतु चंद्रशेखर इस बात से संतुष्ट नहीं था। वह अपनी माँ से झगड़ा कर गुस्से में घर के बाहर चला गया। वसुधा ने अपने आंसुओं को रोका और सोचा, हे भगवान, इस बच्चे को सही रास्ता दिखाओ। छगन, काश तुम यहाँ होते और अपने बेटे को समझाते। चंद्रशेखर, जो अब 15 वर्ष का हो गया था, हर समय सोच में डूबा रहता। हमारे पास धन नहीं होने की वजह से ही माँ को दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता है। यदि मुझे माँ का लोगों के घर में जाकर काम करना बंद करना है तो उसके लिए मुझे धनवान बनने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिससे मैं तुरंत धनवान बन जाऊं और बिना किसी कमी के अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूं। चंद्रशेखर अब पूरी तरह से तुरंत धनवान बनने के विचार से ग्रस्त हो गया था। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था और अक्सर पाठशाला से गायब रहता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहा था। उसका दोस्त रोहन कुछ दिनों पहले ही शहर से वापस आया था। तुम लोगों को पता है शहर में लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, रोहन ने उत्साह से कहा। उनके पास मनोरंजन के कितने साधन होते हैं। मनोरंजन के साधन? मनोरंजन के कौन से साधन होते हैं भाई? चंद्रशेखर के एक अन्य दोस्त ने पूछा। क्या वो भी हमारी तरह गिल्ली डंडा खेलते हैं? सब दोस्त हंसने लगे। नहीं नहीं, रोहन ने गर्व से कहा, उनके पास अपना समय व्यतीत करने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ लोगों के घरों में बड़े बड़े डब्बे हैं जिनमें सिनेमा आता है। डब्बे में सिनेमा? चंद्रशेखर ने आश्चर्य से पूछा। भला यह कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मैंने खुद देखा है, रोहन ने जोश से कहा। मेरे चाचा जी के घर में था और वे लोग उसे टीवी कहते हैं। एक बटन दबाओ और उसमें सिनेमा आने लगता है। अच्छा, यह तो बड़ा कमाल है। चंद्रशेखर की आंखें चमक उठीं। और क्या देखा तुमने वहाँ? हाँ हाँ, और क्या देखा? रोहन ने अपने दोस्तों के उत्साह को देखकर और भी जोश से कहा। शहरों में लोगों को हमारी तरह जादू देखने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। वहाँ तो हमेशा कहीं न कहीं मेला लगा ही रहता है। और तुम सबको पता है, मैंने एक कमाल का खेल भी देखा, रोहन ने रहस्यमय तरीके से कहा। क्या? मेले में कोई नया खेल दिखाया जादूगर ने? एक अन्य दोस्त ने पूछा। कौन सा खेल? नहीं नहीं, जादूगर ने नहीं, टीवी में दिखा रहा था, रोहन ने कहा। एक व्यक्ति आया, उसने लोहे और पीतल की कुछ चीज ली और कुछ मंत्र बोला।
फिर एक पत्थर धातु पर घिसा और तुम्हें पता है वह सारी धातु की चीज देखते ही देखते सोने में परिवर्तित हो गई। यह सब बकवास होता है, एक दोस्त ने कहा। हाथ की सफाई है सब। नहीं नहीं भाई, रोहन ने जोर देकर कहा। मेरे चाचा जी बता रहे थे कि यह सच होता है और इसे पारस विद्या कहते हैं। परंतु यह विद्या जोगी, बैरागी, सन्यासी जैसे लोग ही जानते हैं। यह बात चंद्रशेखर के मन में गहराई से बैठ गई। उसके मन में एक आशा की किरण जगी। क्या यही वह रास्ता है जिससे मैं तुरंत धनवान बन सकता हूँ? उसने सोचा। उसने फैसला किया कि जैसे भी हो वह इस पारस विद्या को सीखेगा और देखते ही देखते धनवान बन जाएगा। वह हमेशा इसी को लेकर सोच में पड़ा रहता था। चंद्रशेखर ने पारस विद्या को पाने के लिए एक अजीब यात्रा शुरू की। गांव में जब भी कोई जोगी, बैरागी या सन्यासी आता, चंद्रशेखर उसके पीछे पीछे घूमता रहता, उम्मीद करते हुए कि वह उसे इस रहस्यमय विद्या के बारे में बताएगा। एक बार जब एक सन्यासी गांव में आया, चंद्रशेखर उसके पास गया और बोला, महाराज, क्या आप मुझे पारस विद्या सिखा सकते हैं? सन्यासी ने चंद्रशेखर को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पारस विद्या? मैं इस विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो यहाँ भगवान के दर्शन करने आया हूँ। चंद्रशेखर निराश होकर वहाँ से चला गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह हर आने वाले साधु, सन्यासी या जोगी से यही सवाल पूछता, परंतु हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। समय बीतता गया और चंद्रशेखर की माँ वसुधा उसके व्यवहार में हुए परिवर्तन से चिंतित होने लगी। उनका बेटा अब पाठशाला नहीं जाता था, अपने दोस्तों से कम मिलता था और हमेशा किसी खोज में लगा रहता था। एक दिन वसुधा ने चंद्रशेखर से पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों रहते हो और पाठशाला क्यों नहीं जाते? चंद्रशेखर ने अपनी माँ को देखा परंतु कुछ नहीं कहा। चंद्रशेखर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वसुधा ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? चंद्रशेखर फिर भी चुप रहा। वसुधा ने यह सवाल दोहराया, चंद्रशेखर, तुम कल पाठशाला क्यों नहीं गए? इस बार नाराज होकर चंद्रशेखर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बेचारी वसुधा को अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वे समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे को क्या हो गया है। उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी इस बारे में बात की, परंतु कोई भी उन्हें कोई ठोस सलाह नहीं दे पाया। शायद उम्र का असर है, एक पड़ोसिन ने कहा। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे अजीब व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, और फिर उसके पिता भी नहीं हैं जो उसे सही रास्ता दिखा सके, दूसरी पड़ोसिन ने कहा। वसुधा ने इन बातों पर विचार किया और सोचा कि शायद समय के साथ चंद्रशेखर में परिवर्तन आ जाएगा। एक दिन चंद्रशेखर अपने विचारों में खोया हुआ गांव के बाहर भटक रहा था। शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। वह गांव के पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया, जो अक्सर खाली रहता था। आधी रात के वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई दी, ओम हरि क्लीम चामुंडाय विजय फट स्वाहा, ओम हरि क्लीम चामुंडाय विजय फट स्वाहा, ओम हरि क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। चंद्रशेखर ने सोचा, यह आवाज तो मंदिर के अंदर से आ रही है। लगता है कोई वहां मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। चलकर देखता हूँ। वह उठकर मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा था। साधु का चेहरा शांत था, उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और वह गहन ध्यान में लगा हुआ था। वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था जिससे पूरा मंदिर गूंज रहा था। चंद्रशेखर धीरे धीरे उसके पास गया और उसे देखने लगा। तभी साधु ने अपनी आंखें खोलीं और चंद्रशेखर की तरफ देखा। चंद्र हो ना? साधु ने पूछा एक अजीब मुस्कान के साथ। चंद्रशेखर अपना नाम एक अनजान आदमी से सुनकर हैरान रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अचंभित नजरों से साधु को देखता रहा। साधु ने दोबारा कहा, तुम चंद्रशेखर हो कि नहीं? स्वर्गवासी छगन सेठ के बेटे?
और तुम्हारी माता का नाम वसुधा है। जी, आपने सही कहा, चंद्रशेखर ने हकलाते हुए जवाब दिया। परंतु आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम, मेरे पिता का नाम और मेरी माता का नाम भी जानते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, साधु ने रहस्यमय ढंग से कहा। परंतु कैसे? चंद्रशेखर ने आश्चर्य से पूछा। क्या आप हमारे गांव के हैं? नहीं नहीं, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब तो हमारे ज्ञान और साधना का फल है। चंद्रशेखर के आश्चर्य की सीमा न रही। यह साधु उसे और उसके परिवार के बारे में इतना कुछ जानता था। क्या यही वह व्यक्ति है जो उसे पारस विद्या सिखा सकता है? इसके पहले कि वह और कुछ सोच पाता, चंद्रशेखर ने साधु से वही सवाल पूछ लिया जो उसने सभी साधुओं से पूछा था। क्या आपको पारस विद्या मालूम है? साधु ने कुछ देर तक चंद्रशेखर को देखा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। चंद्रशेखर बहुत ही खुश हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने साधु से विनती की, मैं बहुत समय से इस विद्या को सीखना चाहता हूँ, परंतु मुझे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसे यह विद्या आती हो। साधु महाराज, आप मुझे यह विद्या सिखा दीजिए ना, मैं आपके साथ आऊंगा। कृपया आप मुझे यह विद्या सिखाइए, साधु ने गंभीरता से कहा। पुत्र चंद्रशेखर, पारस विद्या का अर्थ है पारस नामक एक पत्थर की शिला। उसके स्पर्श करने से कोई भी धातु सोने में बदल जाती है। यह बड़ी ही रहस्यमय विद्या है। चंद्रशेखर की आंखें चमक उठीं। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसे वह व्यक्ति मिल गया था जो उसे पारस विद्या के बारे में बता सकता था। यह विद्या तुम्हें सिखाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु साधु ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। किंतु क्या स्वामी जी? चंद्रशेखर ने उत्सुकता से पूछा। आप रुक क्यों गए? बताइए ना, साधु ने गंभीरता से कहा। इस विद्या को सीखने के लिए बहुत मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस विद्या को सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? चंद्रशेखर ने उत्साह से पूछा। कृपया बताइए, साधु ने धीरे से कहा। विद्या को सीखने के लिए मन को एकाग्र करना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके लिए खूब पढ़ो, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो भी अच्छा मौका तुम्हारे हाथ में आए उसका सही इस्तेमाल करो। अपने को दूसरों की तुलना में कभी कम मत समझो। साधु ने चंद्रशेखर की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए हर पल मेहनत कर रही है, उसकी सहायता करो। इस विद्या को साधने के लिए तुम्हें न जाने कितने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अपने शरीर को दृढ़ बनाओ। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम इस विद्या को सीखने के लिए योग्य हो गए हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और पारस विद्या सिखाऊंगा। यह कहकर साधु उठा और मंदिर से बाहर निकल गया। चंद्रशेखर उसके पीछे दौड़ा, परंतु जब वह मंदिर के बाहर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। साधु रात की अंधेरी में गायब हो गया था। चंद्रशेखर खुद से बोला, आज से मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे साधु महाराज जी ने करने को कहा है, क्योंकि मुझे हर हाल में पारस विद्या सीखनी है। अगली सुबह जब वसुधा सोकर उठीं तो उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। चंद्रशेखर, जो पिछले कई महीनों से पाठशाला नहीं जा रहा था, तैयार होकर पाठशाला जाने के लिए खड़ा था। चंद्रशेखर, तुम पाठशाला जा रहे हो? वसुधा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ माँ, चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम्हारे पिता को भी बहुत गर्व होता अगर वे आज यहाँ होते। चंद्रशेखर घर से निकला और पाठशाला की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसके दोस्त उसे देखकर हैरान हो गए। अरे चंद्रशेखर, तुम पाठशाला जा रहे हो? उसके दोस्त गोलू ने पूछा। इतने दिनों बाद? हाँ, अब मैं नियमित रूप से पाठशाला जाऊंगा, चंद्रशेखर ने दृढ़ता से कहा। पहले तो चंद्रशेखर को पाठशाला जाकर पढ़ने में बहुत तकलीफ महसूस हुई।
उसे लगा कि वह बहुत पीछे रह गया है और अब उसके लिए अपने सहपाठियों के साथ चलना मुश्किल होगा। परंतु उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पाठों को याद करता और फिर पाठशाला जाता। पाठशाला से लौटने के बाद वह अपनी माँ की घर के कामों में मदद करता और फिर अपने पाठों को पढ़ता। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अब उसका पूरा ध्यान पढ़ने पर ही केंद्रित रहता था। एक दिन उसके दोस्त उसे नदी के किनारे खेलने के लिए बुलाने आए। क्या बोलते हो चंद्रशेखर, आज स्कूल के बाद नदी किनारे ताश पत्ती खेलने चलेगा? गोलू ने पूछा। अरे गोलू, क्या बात कर रहा है? चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पढ़ाई करनी है। अगले महीने से परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करनी है। अबे बहुत अधिक पढ़ाकू बन रहा है, गोलू ने चिढ़ाते हुए कहा। अब तुमने ही तो हमें ताश पत्ती खेलना सिखाया और अब खुद ही सियाना बन रहा है। चंद्रशेखर ने गंभीरता से कहा, दोस्त, मैं तो कहता हूँ तू भी ताश पत्ती खेलना छोड़ और पढ़ाई में ध्यान दे। मेरा लक्ष्य केवल गुरुजी की बात मानना है और अपनी माँ का नाम रोशन करना है। उसके दोस्त ने कुछ देर उसे देखा, फिर कंधे उचकाकर चला गया। पाठशाला में अध्यापक चंद्रशेखर के व्यवहार और पढ़ाई में आए परिवर्तन से बहुत प्रभावित थे। वे उसकी तारीफ करने लगे, जिससे चंद्रशेखर का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। मेहनत और मन की शक्ति से उसका आत्मविश्वास दृढ़ होता गया। अब वह खुश दिखने लगा और उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वर्ष के अंत में जब परीक्षा के परिणाम आए तो पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी, चंद्रशेखर इस बार कक्षा में पहले स्थान पर आया है। उसके अध्यापक ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बहुत बढ़िया चंद्रशेखर, ऐसे ही मेहनत करो, खूब तरक्की मिलेगी। हाँ गुरुजी, चंद्रशेखर ने विनम्रता से कहा, मैं खूब मेहनत करूंगा और माँ का नाम रोशन करूंगा, जिससे वह दूसरों के घरों में काम नहीं करेंगी। मैं खूब धन अर्जित करूंगा। अध्यापक ने चंद्रशेखर के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे पिता को बहुत गर्व होगा बेटा। वे जहां भी हैं तुम्हें देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। चंद्रशेखर की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है और एक दिन वह अपनी माँ को उस कष्ट से मुक्त करा देगा जिसे वह रोज सहती थी। 1 साल बीत गया। चंद्रशेखर अपनी पढ़ाई में निरंतर प्रगति करता रहा। वह न केवल अपनी कक्षा में पहले स्थान पर आता, बल्कि अब वह अपने अध्यापकों की मदद से अन्य विषयों का भी अध्ययन करने लगा था। उसकी माँ वसुधा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। हालांकि वे अभी भी लोगों के घरों में काम करती थी, परंतु उनके मन में अब एक आशा थी कि एक दिन चंद्रशेखर अपनी योग्यता से एक अच्छा जीवन जिएगा। एक दिन जब चंद्रशेखर पाठशाला से लौट रहा था, उसे रास्ते में वही साधु मिला जिसने उसे मंदिर में पारस विद्या के बारे में बताया था। प्रणाम साधु महाराज, चंद्रशेखर ने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम बेटा, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी महाराज, चंद्रशेखर ने कहा। मैं अपनी कक्षा में पहले स्थान पर हूँ और मेरे अध्यापक मुझसे बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे, साधु ने प्रसन्नता से कहा। चंद्रशेखर, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पारस विद्या सिखाऊंगा। चंद्रशेखर ने साधु को देखा, फिर अपने हाथों में पकड़ी किताबों को देखा। एक अजीब शांति उसके चेहरे पर आ गई थी। अब मुझे पारस विद्या सीखने में कोई रुचि नहीं है साधु महाराज, चंद्रशेखर ने शांत स्वर में कहा। साधु ने आश्चर्य से पूछा, अब तक तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु अब तुम आने से इनकार क्यों करते हो? ऐसे कैसे चलेगा? क्षमा कीजिए साधु महाराज, चंद्रशेखर ने विनम्रता से कहा। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। साधु के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बेटा चंद्रशेखर, पढ़ाई की विद्या के लिए अब तुम में श्रद्धा काफी बढ़ गई है, आत्मविश्वास बढ़ गया है। इसी कारण से तुम पारस विद्या को सीखने से इनकार कर रहे हो। मैं भी यही चाहता था कि तुम में ऐसा ही परिवर्तन आए। चंद्रशेखर ने हैरानी से साधु को देखा।
साधु ने आगे कहा, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता। अपनी ही ताकत से साधे जाने वाले कर्म का ही मूल्य बड़ा होता है। मनुष्य के अंदर ही पारस छुपा है। मेहनत और एकाग्रता से ही सारे कार्य किए जा सकते हैं, और यही वो पारस विद्या है जिसे मैं जानता हूँ। चंद्रशेखर की आंखों में समझ की एक चमक आई। आपकी बात अब मैं समझ चुका हूँ साधु महाराज, इसीलिए आपके साथ आने के लिए मना कर रहा हूँ। साधु ने अपना हाथ चंद्रशेखर के कंधे पर रखा और कहा, बेटे चंद्रशेखर, असल में मैं तुम्हारे पिता का एक पुराना मित्र हूँ। जब वो जीवित थे तो उन्होंने मेरी बहुत अधिक सहायता की थी, जिसके लिए मैं आज भी उनका आभारी हूँ। मैं 2 साल से तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने साधु का वेश बनाया। यह कहते हुए साधु ने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार दी और अपना असली रूप दिखाया। चंद्रशेखर हैरानी से देख रहा था। साधु अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रहा था, जिसकी उम्र लगभग उसके पिता के बराबर होगी। तभी वसुधा वहां पर आई। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और पहचान लिया। अरे राजेश जी, आप यहाँ? वसुधा ने कहा। हाँ वसुधा जी, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज चंद्रशेखर से मिलने आया था। देखो कितना बड़ा हो गया है यह। वसुधा ने चंद्रशेखर से कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता के बचपन के दोस्त हैं राजेश जी। ये शहर में रहते हैं और बहुत सफल व्यापारी हैं। चंद्रशेखर ने राजेश का अभिवादन किया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रशेखर, तुम्हारे पिता ने मुझे एक बार बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। वे एक बहुत ही दयालु इंसान थे। मैं जब भी इस गांव में आता हूँ तो तुम्हारी माँ से मिलने जरूर आता हूँ। पिछली बार जब मैं आया तो मुझे पता चला कि तुम पाठशाला नहीं जा रहे हो और किसी पारस विद्या की खोज में हो। वसुधा ने चंद्रशेखर की ओर देखा परंतु कुछ नहीं कहा। राजेश ने आगे कहा, मैंने सोचा कि तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने यह उपाय निकाला। और देखो, अब तुम अपनी कक्षा में पहले स्थान पर हो। चंद्रशेखर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह अपनी माँ की ओर देखकर बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि कड़ी मेहनत और अनुशासन से ही प्राप्त की गई योग्यता को असली पारस विद्या कहते हैं, जो साधारण जीवन को सोने जैसे सुखी जीवन में बदल सकती है। वसुधा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे जानती थी कि अब उनका बेटा सही रास्ते पर है और एक दिन वह अपने परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वसुधा जी, चंद्रशेखर बहुत होनहार है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी उच्च शिक्षा के लिए शहर ले जा सकता हूँ। मेरे घर में रहेगा और पढ़ेगा। वसुधा की आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। क्या यह सच है राजेश जी? बिल्कुल, राजेश ने दृढ़ता से कहा। छगन के प्रति मेरा कर्ज चुकाने का यही एक तरीका है। चंद्रशेखर ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ मैं शहर जाकर पढ़ूंगा और वादा करता हूँ कि मैं इतना कमाऊंगा कि आपको कभी किसी के घर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। यह मेरा वादा है। वसुधा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। तुम्हारे पिता भी तुम पर बहुत गर्व करेंगे। और इस तरह चंद्रशेखर ने अपनी पारस विद्या की खोज में असली पारस ज्ञान, मेहनत और अनुशासन को पा लिया। वह अपनी पढ़ाई के लिए शहर गया और वहां उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। समय बीतने के साथ चंद्रशेखर एक प्रतिष्ठित इंजीनियर बना और एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। उसने अपनी माँ को गांव से शहर बुला लिया, जहां वे आराम से रहने लगी। हर बार जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए कहता, मुझे पारस विद्या मिल गई है, मेहनत, ज्ञान और अनुशासन की विद्या, जो किसी भी साधारण जीवन को सोने जैसे सुखी जीवन में बदल सकती है।
दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। फागुन का महीना था। हवा में ठंड के अवशेष अभी भी थे, लेकिन धूप में गर्मी का आभास होने लगा था। गांव के चारों ओर होली की तैयारियों की धूम मची थी। हर घर में सफाई का दौर चल रहा था। आंगन की मिट्टी नए सिरे से लीपी जा रही थी, दीवारों पर चुना पुता जा रहा था और घर की औरतें गुजिया और ठंडाई बनाने की योजनाएं बना रही थी। बाजार में रौनक थी। रंग बिरंगे गुलाल के ढेर रखे हुए थे, गुलाबी, नीले, पीले, हरे और लाल। बच्चे बड़े उत्साह से पिचकारियां उठा उठा कर देख रहे थे, कौन सी पिचकारी कितनी दूर तक पानी फेंक सकती है। मिठाई की दुकानों पर भीड़ थी, लोग गुजिया, मालपुए और जलेबियां खरीद रहे थे। अरे भाई, जरा ये वाला गुलाल दिखाना, एक आदमी ने दुकानदार से कहा। यह लीजिए साहब, सबसे अच्छा गुलाल है, यह पक्का रंग है, चेहरे पर डालिए, 3 दिन तक नहीं जाएगा, दुकानदार ने हंसते हुए कहा। गलियों में बच्चे होली के गीत गा रहे थे। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली है तो होने दो गुलाल। उनकी किलकारियां पूरे गांव को गुंजायमान कर रही थी। युवा लड़के लड़कियां भी ढोल मंजीरे पर नाचने का अभ्यास कर रहे थे। गांव के मुखिया के घर में तो होली के दिन विशेष रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होना था। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी। गांव के प्रत्येक परिवार को निमंत्रण था, सब लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। परंतु गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां न तो कोई तैयारी थी, न ही किसी प्रकार की हलचल। यह झोपड़ी कमला की थी, जो अपने 10 वर्षीय बेटे राजू के साथ रहती थी। कमला के चेहरे पर होली की खुशी के बजाय चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। सूरज डूबने को था। शाम की लालिमा आसमान को लाल गुलाबी रंग में रंग रही थी, मानो प्रकृति स्वयं होली का अभ्यास कर रही हो। कमला अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे थकान के गहरे निशान थे। पास ही राजू जमीन पर बैठा कंकड़ों से खेल रहा था, मानो उसकी आत्मा में कोई खिलौना खेलने का उत्साह ही न बचा हो। मां, राजू ने अचानक कमला का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जो एक बच्चे के लिए अनुचित थी। हाँ बेटा, क्या बात है? कमला ने अपने विचारों से बाहर आते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। इस बार हम होली मनाएंगे ना? राजू ने आशा भरी नजरों से पूछा। मुझे भी रंग लगाना है, मिठाई खानी है, सारे बच्चे तो कितने दिनों से बातें कर रहे हैं। कमला ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू तैर आए, लेकिन वह उन्हें राजू से छिपाने की कोशिश की। पिछले 5 सालों से, जब से उसके पति रमेश एक दुर्घटना में चल बसे थे, राजू ने कभी भी ठीक से होली नहीं मनाई थी। हर साल वह राजू से वादा करती थी कि अगले साल जरूर मनाएंगे, लेकिन हर साल कुछ न कुछ हो जाता था। बेटा, होली तो सबके लिए होती है, कमला ने धीरे से कहा, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर इस बार हम थोड़ा और मेहनत कर लें, तो अगले साल धूमधाम से होली मनाएंगे, ठीक है? राजू के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया। लेकिन माँ, पिछले साल भी आपने यही कहा था, और उससे पिछले साल भी। राजू की आवाज में दर्द था। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? राजू के इस सवाल ने कमला के हृदय को छलनी कर दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह क्या कहती कि हाँ, गरीबों के हिस्से में सिर्फ मेहनत और संघर्ष ही लिखा है, कि खुशियाँ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसा है? ऐसा नहीं है बेटा, वह आखिरकार बोली। त्योहार तो सभी के लिए होते हैं, बस कभी कभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कमला ने राजू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा, तुम अभी अपने बस्ते से किताबें निकालो और थोड़ा पढ़ाई करो। मैं मालकिन से बात करूंगी, शायद वे कुछ पैसे दे दे। राजू ने सिर हिलाकर अपना बस्ता उठाया और झोपड़ी के अंदर चला गया।
कमला ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसे जल्दी ही जमींदार के घर जाना था खाना बनाने के लिए। जमींदार का घर गांव के केंद्र में था, विशाल, भव्य और चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ। बाहर से ही लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे, पत्थर की चौखट और ऊंची दीवारें इस बात की गवाही देती थी कि यह घर किसी धनवान व्यक्ति का है। कमला ने पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और सीधे रसोई की ओर बढ़ गई। उसके विचारों में अभी भी राजू का चेहरा था। होली मनाने की उसकी इच्छा थी। दीदी, आज तो आप फिर से देर से आई हैं। रसोई में काम करने वाली एक अन्य नौकरानी ने कहा। हाँ लीला, थोड़ा काम था, कमला ने कहा और तुरंत रसोई संभाल ली। रात के खाने के लिए उसे कई व्यंजन बनाने थे। जमींदार के घर में होली की तैयारियां जोरों पर थी। बड़े हॉल में रंग बिरंगे कागज के फूल और तोरण लगाए गए थे। घर की औरतें गुझिया बना रही थी और मर्द ढोल और मंजीरे सजा रहे थे। कमला ने खाना बनाते बनाते सोचा कि कैसे वह मालकिन से पैसे मांगेगी। अभी तो उसने 10 दिन पहले ही मालकिन से पैसे लिए थे। यदि वह फिर से मांगेगी तो मालकिन गुस्सा करेंगी, लेकिन राजू के लिए रंग और पिचकारी लेनी थी। एक बार कहकर देखती हूँ, शायद वह दे दे, कमला ने मन में सोचा। भोजन तैयार होने के बाद जब घर के सभी लोग खा चुके थे, कमला ने अवसर देखकर मालकिन के पास जाने का निर्णय लिया। मालकिन अपने कमरे में आराम कर रही थी। मालकिन, कमला ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आओ कमला, क्या बात है? मालकिन ने पूछा। वह एक पूर्ण शरीर वाली महिला थी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष होगी। उनके चेहरे पर रुखापन था, लेकिन आंखें चतुर थी। कमला ने हिम्मत जुटाई और बोली, मालकिन, होली का त्योहार आ रहा है। राजू रंग और पिचकारी की जिद कर रहा है। अगर आप कुछ पैसे दे देती तो मैं उसके लिए रंग और पिचकारी खरीद देती। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही मालकिन के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगने में? मालकिन ने तीखे स्वर में कहा। अभी मैंने तुम्हें 10 दिन पहले ही पैसे दिए थे और फिर तुम आ गई पैसे मांगने। एक तो तुम काम पर लेट से आती हो और पैसे ऐसे मांगती हो जैसे यहाँ से कमा कर रखती हो। कमला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन राजू के लिए हिम्मत नहीं हारी। मालकिन, पैसे मांगने में शर्म कैसी? मैं अपने काम के पैसे मांग रही हूँ। कमला ने विनम्रता से कहा। आप अगले महीने मेरी पगार में से पैसे काट लेना, पर अभी दे दो। होली आ रही है और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं खरीद पा रही हूँ। होली में कुछ नहीं खरीद पा रही हो तो क्या मैं इसका ठिका लेकर रखी हूँ? मालकिन के स्वर में अब और भी कड़वाहट थी। देखो कमला, मुझे तुमसे इतनी बहस नहीं करनी है। पैसे समय पर ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसी बहुत है इस गांव में। इतने में ही जमींदार मोहन, जो मालकिन के पति थे, कमरे में प्रवेश करते हैं। वह एक लंबे कद के व्यक्ति थे, जिनके शरीर पर थोड़ी मोटापा था और मूंछें बड़ी बड़ी थी। किस बात की बहस चल रही है आपस में? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अधिकार और रोष का भाव था। देखो ना जी, मालकिन ने शिकायती लहजे में कहा। एक तो काम पर लेट आती है और महीना पूरा होने से पहले ही पैसा मांगने लगती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि काम वाली लोगों को इतना भी माथे पर मत चढ़ाओ, मगर तुम कहाँ सुनोगी मेरी बात? जमींदार ने गुस्से से कहा। उनकी आंखें अब कमला पर टिकी थी। यह कमला काम वाली होकर तुम मालकिन से बहस करती हो? उनकी आवाज अब और भी तेज हो गई थी। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, वह गिड़गिड़ाई। होली का समय है और घर पर पैसा नहीं था, इसलिए मैं पैसा मांग रही थी, अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए। उसकी आवाज भरा गई। आंसू उसकी आंखों से बह निकले।
मालिक, उस बच्चे पर रहम करो जो पिता के गुजरने के बाद आज तक होली नहीं खेला। कमला ने भावुक होकर कहा, होली के समय पर मुझे काम से नहीं निकालिए, कहीं काम नहीं मिलेगा, फिर मेरे घर में होली पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जमींदार ने दृढ़ता से कहा, चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर निकालूंगा। कमला के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी जमींदार नहीं माने और कमला को काम से निकाल दिया गया। उस दिन की मेहनताना भी उसे नहीं मिला। बड़ी उदासी के साथ कमला घर की ओर चल पड़ी। आकाश में चांद खिल चुका था और रात की हवा में ठंडक थी। उसके मन में अब कई सवाल थे। अब वह और राजू कैसे गुजारा करेंगे? नया काम कहाँ मिलेगा? होली के दिन राजू को क्या जवाब देगी? वह इतनी परेशान थी कि अपना रास्ता भूल गई और जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। चारों ओर अंधेरा था, केवल चांदनी की मध्यम रोशनी में रास्ता दिख रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। बैठकर रोने लगी, न सिर्फ दर्द के कारण बल्कि अपनी हालत पर भी। मेरा क्या होगा? वह बुदबुदाई। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? क्या राजू को कभी खुशियां नहीं मिलेंगी? तभी वहां एक साधु का आगमन हुआ। वह एक वृद्ध व्यक्ति थे, लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, एक लाठी थामे हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, मानो वे किसी दिव्य शक्ति से संपन्न हों। बेटी, आजकल जमाना बहुत खराब है, साधु ने धीर गंभीर आवाज में कहा। तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? कमला ने चौंक कर ऊपर देखा। साधु की आंखों में दया और करुणा के भाव थे। आपको क्या ही बताऊं बाबा, कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा। होली का त्योहार आ रहा है और आपको तो पता ही होगा कि बच्चे होली में कितनी मस्ती करते हैं, पर मेरे बच्चे की किस्मत में शायद मस्ती लिखी ही नहीं है। और फिर कमला ने अपना सारा दुख साधु के सामने व्यक्त कर दिया। अपने पति की मृत्यु, अपनी गरीबी, जमींदार के घर से निकाले जाने की बात और राजू की होली मनाने की इच्छा। साधु ने शांति से सब सुना। देखो बेटी, उदास मत हो, साधु ने कहा। अभी होली के 4 दिन बचे हुए हैं। तुम दूसरों के घर में काम करती हो, उससे अच्छा तुम अपना कुछ व्यापार करो। जैसे कि अभी होली का समय है तो रंग और पिचकारी, गुलाल, यह सब अभी ज्यादा बिकेंगे। तुम इसी का व्यापार क्यों नहीं कर लेती? पर बाबा, यह सब व्यापार करने के लिए पैसा होना जरूरी है, कमला ने निराशा से कहा। और मेरे पास तो अभी खाने के लाले पड़े हैं, मैं व्यापार कैसे कर सकती हूँ? बेटी, तुम कहीं से पैसा उधार ले लो, साधु ने सुझाव दिया। पर तुम अपना व्यापार करो और खुद की मालकिन बन जाओ। बाबा, अगर व्यापार नहीं चला तो मैं उधार के पैसे कहाँ से भरूंगी? कमला ने डरते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती। मेरा एक बच्चा है, ऐसे में तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। अरे पगली, जोखिम तो हर कदम पर लेना पड़ता है, साधु ने हंसते हुए कहा। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो जोखिम नहीं है? जो जोखिम उठाता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली और कमला को दी। और हाँ, तुम देसी नुस्खे से ही रंग और गुलाल बनाकर बेचना, उन्होंने कहा। इस डिबिया में एक विशेष चूर्ण है, इसे अपने बनाए रंगों में मिला देना। यह रंग सामान्य रंगों से अलग होंगे, ज्यादा चमकदार, सुगंधित और त्वचा के लिए फायदेमंद। कमला ने संदेह से डिबिया को देखा। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चला, साधु ने आगे कहा, तो तुम इसी जगह हमसे आकर मिलना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए, इतनी तेजी से कि कमला को लगा जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। कमला को साधु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनके शब्दों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। वह सोचने लगी, क्या वाकई वह व्यापार कर सकती है? क्या रंग बनाना और बेचना उसके लिए संभव है? गहरी सोच के बाद उसने निर्णय लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी। अब सवाल था पैसों का। उसे पता था कि गांव के ठाकुर लोगों को व्यापार के लिए उधार देते हैं। अगली सुबह कमला ने राजू को स्कूल भेजा और गांव के ठाकुर के यहाँ पहुँच गई। ठाकुर का घर भी बहुत बड़ा था, लेकिन जमींदार के घर से छोटा।
नमस्ते ठाकुर साहब, कमला ने विनम्रता से कहा। ठाकुर एक मोटे व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी। उनकी मूंछें बड़ी बड़ी थी और वे हुक्का पी रहे थे। हाँ, क्या बात है? उन्होंने बिना कमला की ओर देखे पूछा। ठाकुर साहब, हमें भी पैसे चाहिए, कमला ने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं भी अपना एक व्यापार करना चाहती हूँ, होली के रंग बनाकर बेचना चाहती हूँ। ठाकुर ने हुक्के से एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए उपहास के साथ कहा, अरे तुम औरत जात होकर क्या व्यापार करोगी? तुम लोगों को तो घर का खाना और बर्तन का ही काम शोभा देता है। कमला का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग रही। ठाकुर साहब, मैं मजबूर हूँ, तभी व्यापार करना चाहती हूँ, उसने विनती की। मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दीजिए। जैसे मेरे पास पैसे आने लगेंगे मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। ठाकुर ने कमला को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसका मूल्यांकन कर रहे हों। ठीक है, उन्होंने आखिरकार कहा, तब तक तुम अपने घर के कागज लाकर मेरे हवाले कर दो। कहीं तुम कर्ज नहीं चुका पाई तो यह घर हमारा हो जाएगा। ठाकुर की यह बात सुनकर कमला का मन डगमगा गया। वह झोपड़ी उसकी और राजू की एकमात्र संपत्ति थी, उसके पति रमेश की निशानी। उसे खोने का विचार ही उसे डरा रहा था। फिर उसे साधु बाबा की बात याद आई। अरे पगली, जोखिम तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो जोखिम नहीं है? जो जोखिम उठाता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। ठीक है ठाकुर साहब, कमला ने दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मुझे पैसा दे दीजिए, मैं कागज लाकर आपको दे दूंगी। ठाकुर ने कमला को 200 रुपए उधार दिए और कमला ने अपने घर के कागज उनके हवाले कर दिए। उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। कमला ने उसी दिन बाजार जाकर रंग बनाने के सामान खरीदे। हल्दी, पलाश के फूल, गेरू, नील अबीर, गुलाल का आधार और कुछ सस्ती पिचकारियां। वह जानती थी कि उसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने बुद्धिमानी से खरीदारी की। घर आकर उसने रंग बनाना शुरू किया। उसकी माँ ने उसे बचपन में ही सिखाया था कि कैसे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। वह सारी रात जागकर रंग तैयार करती रही। लाल रंग के लिए पलाश के फूल, पीले के लिए हल्दी, नीले के लिए नील और हरे के लिए मेहंदी के पत्ते। बीच बीच में वह साधु बाबा द्वारा दी गई डिबिया के चूर्ण को थोड़ा थोड़ा सभी रंगों में मिलाती गई। सुबह होते ही उसने राजू को जगाया। उठो बेटा, देखो मैंने क्या बनाया है, उसने उत्साह से कहा। राजू ने आंखें मलते हुए देखा कि चारों ओर रंग बिरंगे गुलाल के छोटे छोटे पैकेट रखे हुए हैं और साथ में कुछ पिचकारियां भी। माँ, यह सब क्या है? राजू ने आश्चर्य से पूछा। यह हमारा नया व्यापार है बेटा, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से हम रंग और पिचकारी बेचेंगे और अगर हमारा व्यापार अच्छा चला तो होली पर हम भी धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। राजू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा और कमला को गले लगा लिया। होली से 3 दिन पहले कमला ने अपने सारे रंग और पिचकारियां एक पुराने कपड़े में रखे ठेले पर सजाए और बाजार की ओर चल पड़ी। उसने अपने रंगों को सुंदर ढंग से सजाया था और छोटे छोटे पैकेट बना रखे थे ताकि कम पैसों वाले लोग भी खरीद सकें। गांव का बाजार होली के कारण रौनक से भरा था। हर दुकान पर सजावट की गई थी और लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़े थे। गांव का प्रसिद्ध रंग विक्रेता रामलाल भी अपनी दुकान पर रंग बेच रहा था। उसके पास रंगों का विशाल संग्रह था और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। कमला ने बाजार के एक कोने में अपना ठेला लगाया और आवाज लगानी शुरू की। आओ भाई आओ, बहन आओ, यह कोई बाजार का रंग नहीं, यह है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल। ना केमिकल ना जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। लोग उसके ठेले के पास से गुजरते, एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते। कमला की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी।
दोपहर हो गई, फिर शाम, लेकिन कमला ने एक भी रंग नहीं बेचा। उसका मन निराश होने लगा। वह सोचने लगी, क्या यह व्यापार बिल्कुल ही नहीं चलेगा? क्या उसने गलत फैसला लिया था? तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा लगभग 8 साल का रामलाल की दुकान के पास खड़ा है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह बड़ी आशा भरी नजरों से रंगों को देख रहा था। भैया, मुझे थोड़ा सा रंग दे दो, बच्चे ने रामलाल से कहा। मैं भी होली खेलना चाहता हूँ। रामलाल ने बच्चे को तिरस्कार से देखा और कहा, हट यहाँ से, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। जा, अपनी माँ से पैसे मांग कर आ। बच्चा बहुत दुखी हो गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कमला ने इस दृश्य को देखा और उसका मातृ हृदय पिघल गया। उसे अपने राजू की याद आ गई, जो भी होली मनाने के लिए उत्सुक था। वह उस बच्चे के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? उसने प्यार से पूछा। रवि, बच्चे ने सिसकते हुए कहा। रवि, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं। रवि ने कहा, मैं अनाथ हूँ। मुझे अनाथालय से लोग गोद ले गए थे, पर वहाँ बहुत मार पड़ती थी तो मैं भाग आया। अब मैं अकेला रहता हूँ और कभी कभी लोगों के घर में काम करके खाना खा लेता हूँ। कमला का हृदय इस छोटे बच्चे की कहानी सुनकर टूट गया। उसने अपने ठेले से थोड़ा गुलाल और एक छोटी सी पिचकारी निकाली और रवि को दे दी। यह लो मेरी तरफ से, उसने कहा। होली की शुभकामनाएं। रवि के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कमला का हाथ पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद दीदी, आप बहुत अच्छी हो। कमला ने रवि से पूछा, तुम कहाँ रहते हो बेटा? मैं स्टेशन के पास एक खाली पड़े मकान में रहता हूँ, रवि ने बताया। कमला ने निर्णय लिया, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में रहोगे। राजू को भी एक दोस्त मिल जाएगा। रवि की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच दीदी, आप मुझे अपने घर ले जाओगी? हाँ बेटा, कमला ने प्यार से कहा। चलो हम लोग साथ में होली मनाएंगे। रवि खुशी से उछल पड़ा और कमला का हाथ पकड़कर उसके साथ चल दिया। दिन के अंत में कमला अपना ठेला लेकर रवि के साथ घर लौट आई। उसने एक भी रंग नहीं बेचा था, लेकिन एक अनाथ बच्चे को घर मिला था और यह उसके लिए किसी भी व्यापार से बढ़कर था। घर पहुंचकर कमला ने राजू से रवि का परिचय कराया। दोनों बच्चे तुरंत दोस्त बन गए। राजू ने अपने खिलौने रवि के साथ बांटे और दोनों मिलकर खेलने लगे। रात को जब बच्चे सो गए, कमला चिंता में डूब गई। अब उसके पास एक और बच्चा था जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और उसका व्यापार भी नहीं चल रहा था। कैसे वह इन सब चुनौतियों का सामना करेगी? वह अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी, आसमान में तारों को देख रही थी, जब एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटी? क्या तुम्हारा रंग कोई नहीं खरीद रहा? कमला ने चौंक कर देखा। साधु बाबा वापस आ गए थे। वही लंबी सफेद दाढ़ी, वही गेरुआ वस्त्र, वही दिव्य तेज चेहरे पर। नहीं बाबा, कमला ने निराशा से कहा, मेरे गुलाल रंग में कोई चमक नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है और गांव के रामलाल के रंग गुलाल में बहुत चमक है, इसलिए लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैंने सब देखा है। तुम अपने घर एक अनाथ बच्चे को लेकर आई हो। तुम्हारा दिल कोमल है और तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कमला के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। साधु को कैसे पता चला कि वह रवि को अपने घर लाई है? देखो बेटी, साधु ने कहा, तुमने मेरे दिए हुए चूर्ण का इस्तेमाल तो किया है, पर उसका असर तब होगा जब तुम अपने रंगों में सच्चे दिल से प्यार मिलाओगी। आज रात फिर से रंग बनाओ और हर रंग में एक एक चम्मच चूर्ण मिलाओ। और याद रखो, यह रंग सिर्फ प्रेम और सच्चाई के लिए बने हैं। लालच या बुरी नियत से इनका उपयोग किया तो यह अपना प्रभाव खो देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कमला ने साधु को प्रणाम किया।
जब वह सर उठाकर देखने लगी, साधु वहां से गायब हो चुके थे। वह चारों ओर देखने लगी, पर कहीं भी साधु का कोई निशान नहीं था। उस रात कमला ने साधु बाबा के निर्देशानुसार फिर से रंग बनाए और हर रंग में एक एक चम्मच चूर्ण मिलाया। उसके मन में वह आशा फिर से जाग उठी थी। अगली सुबह जब वह अपने ठेले को सजा रही थी, उसे एक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई दिया। उसके रंग पहले से कहीं अधिक चमकदार थे और उनसे एक मधुर सुगंध भी आ रही थी। वह दोबारा बाजार पहुंची और अपना ठेला लगाया। इस बार भी उसने आवाज लगानी शुरू की, आओ भाई आओ, बहन आओ, यह कोई बाजार का रंग नहीं, यह है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल, ना केमिकल ना जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। इस बार एक व्यक्ति रुका और उसके रंगों को देखने लगा। क्या यह रंग सच में हाथ से बने हैं? उसने पूछा। हाँ भाई साहब, कमला ने उत्साह से कहा, इसमें एक भी हानिकारक चीज नहीं है। आप इसे अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। व्यक्ति ने थोड़ा गुलाल लिया और अपनी हथेली पर लगाया। वह चौंक गया। अरे यह तो ठंडक दे रहा है, उसने कहा, और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। वह तुरंत बोला, भाई मुझे 10 डिब्बे रंग दे दो और 10 पैकेट गुलाल। उसका यह वाक्य सुनकर कुछ और लोग भी कमला के ठेले के पास आने लगे। सभी ने उसके रंगों को देखा, उन्हें छुआ, उनकी खुशबू ली और फिर खरीदने लगे। भाई साहब, कमला ने एक ग्राहक से कहा, यह रंग गुलाल मैंने घर में बनाए हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आप बच्चों को भी लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा तो यह बात है, ग्राहक ने प्रसन्नता से कहा, मुझे भी 10 डिब्बे रंग और 10 पैकेट गुलाल दे दो। धीरे धीरे कमला के ठेले पर भीड़ जमा होने लगी। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे उसके रंग हाथों से बने हैं, कैसे वे त्वचा पर ठंडक देते हैं और कैसे उनकी खुशबू इतनी सुहावनी है। दोपहर तक कमला के सारे रंग बिक गए और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया था, ठाकुर का कर्ज चुकाने के लिए भी और होली मनाने के लिए भी। वह खुशी से घर लौटी और रात भर जागकर और अधिक रंग बनाए। अगले दिन वह फिर से बाजार गई और फिर से उसके सारे रंग बिक गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि कमला के रंग बहुत खास हैं। लोग उसके ठेले पर ही रंग खरीदने के लिए इंतजार करने लगे। जो लोग पहले रामलाल के रंग खरीद रहे थे, वे भी अब कमला के रंगों की तरफ आकर्षित हो गए थे। रामलाल, जो यह सब देख रहा था, ईर्ष्या से जल उठा। कई वर्षों से वह गांव में एकमात्र रंग विक्रेता था और अब एक गरीब औरत उसका व्यापार छीन रही थी। उसकी दुकान पर अब बहुत कम ग्राहक आ रहे थे और उसका व्यापार धीरे धीरे मंद पड़ रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह अपने आप से बुदबुदाया। कोई गरीब औरत जिसका कभी कोई व्यापार नहीं था, अचानक इतने अच्छे रंग कैसे बना सकती है? उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया, जो एक बहुत ही सरल स्वभाव का युवक था। अबे भोलू, रामलाल ने चिल्लाकर कहा, यह क्या तमाशा हो रहा है? इस गरीब औरत के इतने रंग कैसे बिक रहे हैं? भोलू मालिक के गुस्से से घबरा गया। हाँ रामलाल भैया, वह हकलाते हुए बोला, मैं आपको बताना भूल गया था। जब मैं घर से दुकान के लिए आ रहा था, तब इसके घर के पास एक साधु बाबा इसे कुछ डिब्बे में दे रहे थे और कह रहे थे इसे रंगों में मिला देना। क्या? रामलाल चौंक पड़ा। एक साधु डिब्बे में कुछ दे रहे थे? कहीं वह जादुई रंग तो नहीं था? भोलू ने सिर हिलाया। हो सकता है भैया, उसके रंगों में अचानक इतनी चमक कैसे आई? अच्छा तो यह बात है। रामलाल के मन में एक विचार आया, तो अब हमें भी वैसा ही करना होगा। जा ढूंढ उस साधु को। रामलाल ने अपने नौकर भोलू को उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए भेज दिया। भोलू दिन भर गांव में साधु बाबा को खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। वह थका हारा वापस आया। रामलाल भैया, वह बाबा तो जैसे हवा में गायब हो गए। भोलू ने बताया, पूरे गांव में कहीं नहीं मिले। रामलाल की ईर्ष्या क्रोध में बदल गई। तो अब दूसरा तरीका निकालना होगा, उसने अपने मन में सोचा।
अगर हम साधु को नहीं ढूंढ सकते तो हम कमला के रंगों में गड़बड़ी कर सकते हैं। उसने एक शैतानी योजना बनाई। वह रात होने का इंतजार करने लगा ताकि चुपके से कमला की झोपड़ी में जा सके। उसका इरादा था कि वह कमला के रंगों में लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिससे लोग उसके रंगों को खरीदना बंद कर दें। रात के समय जब तीनों, कमला, राजू और रवि, सो रहे थे, रामलाल अपने एक साथी हरिया के साथ चोरी छिपे कमला की झोपड़ी के पास पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और केवल चांदनी की मध्यम रोशनी में ही कुछ दिखाई दे रहा था। देख हरिया, रामलाल ने धीरे से कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, तू अंदर जा और उसके रंगों में यह लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिससे गांव वाले इसका रंग लगाते ही चिल्ला उठेंगे। हरिया, जो थोड़ा डरपोक स्वभाव का था, हिचकिचाते हुए झोपड़ी के अंदर गया। अंधेरे में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह टटोलते हुए आगे बढ़ा। अचानक हवा तेज चलने लगी। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा प्रकाश फैलने लगा और हरिया की आंखों में धूल उड़ने लगी। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो बुरा करेगा वह खुद मिट्टी में मिल जाएगा। हरिया डर के मारे चीख पड़ा और बाहर भाग आया। रामलाल भाई, वह हांफते हुए बोला, मुझे नहीं लगता हमें यह करना चाहिए। कोई अनहोनी हो सकती है। उस झोपड़ी में कुछ अजीब है। अबे डरपोक, रामलाल ने गुस्से से कहा, अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं खुद यह करूंगा। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर गया। वह जल्दी से रंगों के डिब्बे को खोजने लगा। जब उसे डिब्बे मिले तो उसने उन्हें खोला। अचानक जोर की हवा चलने लगी और डिब्बे से एक चमकदार प्रकाश निकलने लगा। यह तो रंग का डिब्बा पकड़ते ही बहुत तेज हवा चल रही है। रामलाल घबराया। अगर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर मिलाता हूँ तो मेरी आंखों में ही लाल मिर्च उड़कर पड़ जाएगी। उसे एक और विचार आया, एक काम करता हूँ। उसने सोचा, सारा रंग ही चुरा कर ले जाता हूँ, फिर मैं इसी रंग को कल बेचूंगा। रामलाल ने जल्दी से सारे रंगों के डिब्बे उठाए और बाहर निकल आया। वह और हरिया दोनों जल्दी से वहां से भाग गए और रंगों के डिब्बे रामलाल की दुकान पर जाकर रख दिए। अगली सुबह कमला ने जागते ही पाया कि उसके सारे रंग गायब हैं। उसने अपनी झोपड़ी में इधर-उधर ढूंढा, परंतु उसके रंग कहीं नहीं दिखे। वह समझ गई कि किसी ने उसके रंगों को चोरी कर लिया है। हे भगवान, अब क्या होगा? वह दुखी मन से बोली, आज ही तो होली है और मेरे पास न तो रंग है और न ही पैसे। राजू और रवि उठे और कमला के पास आए। माँ, आज होली है। राजू ने खुशी से कहा, हम भी रंग खेलेंगे ना? कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बच्चों को क्या जवाब देती? हाँ बेटा, उसने मुश्किल से कहा, लेकिन पहले मुझे एक जरूरी काम से बाजार जाना है। तुम दोनों यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। वह तैयार होकर बाजार की ओर चल पड़ी। आज होली थी और पूरा गांव रंगों से सराबोर था। हर गली में खुशियां की बौछार थी। बच्चे दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाच रहे थे और सबके चेहरे पर होली की मस्ती झलक रही थी। कमला बाजार पहुंची और देखा कि रामलाल की दुकान पर भारी भीड़ जमा है। लोग उसके रंगों को खरीद रहे थे और रामलाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कमला ने नजदीक जाकर देखा और उसका संदेह सही निकला। रामलाल उसी के रंगों को अपने नाम से बेच रहा था। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब काकी कहते थे, कमला के पास आई। बेटी, काकी ने कहा, रामलाल के पास बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रंग हैं। तुम्हारे रंग की तरह चमकदार और सुगंधित भी हैं। पता नहीं रामलाल ने इस बार तुम्हारी तरह रंग कहाँ से ले आया। काकी, कमला ने दुखी होकर कहा, कल रात मेरे घर से मेरे रंग चोरी हो गए। इस बार मैंने अपने बच्चों के लिए होली पर कितने सपने सजाए थे। कमला, कहीं वह रामलाल तुम्हारा रंग तो चोरी करके नहीं ले आया? काकी ने संदेह जताया। क्योंकि हर चीज तुम्हारी तरह ही दिख रही है। काकी, मुझे भी लगता है कि मेरा रंग रामलाल ने ही चुराया है। कमला ने कहा,
क्योंकि कल तक रामलाल की दुकान पर रंग खरीदने वालों की भीड़ नहीं थी और आज अचानक उसकी दुकान पर इतनी भीड़ है। वे आपस में बात ही कर रहे थे, तभी गांव का एक बुजुर्ग, जिन्हें सब दादाजी कहते थे, कमला के पास आए। अरे कमला, दादाजी ने कहा, आज तुमने अपना ठेला नहीं लगाया। देखो, रामलाल ने बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चमकदार खुशबू वाले रंग और गुलाल लाए हैं। कमला अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि उसके रंग रामलाल ने ही चुराए हैं। दादाजी, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे इसकी शिकायत गांव के मुखिया से करनी होगी, तभी मुझे न्याय मिलेगा। दादाजी, काकी और कुछ अन्य ग्राहक जो कमला के रंगों के प्रशंसक थे, उसके साथ गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया का घर गांव के मध्य में एक विशाल पेड़ के नीचे था। मुखिया एक विवेकशील और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, जिन्हें सभी सम्मान देते थे। मुखिया जी, कमला ने विनम्रता से कहा, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। मुखिया ने ध्यान से कमला की बात सुनी और फिर रामलाल को बुलवा भेजा। रामलाल आते ही घबरा गया, क्योंकि वह समझ गया कि कमला ने उस पर शक करना शुरू कर दिया है। मुखिया जी, रामलाल ने जल्दी से कहा, मैंने कमला का कोई भी रंग नहीं चुराया है। मुखिया ने रामलाल को अजीब नजरों से देखा। अरे रामलाल, उन्होंने कहा, तुमसे किसने कहा कि कमला का रंग तुमने चुराया है? मैंने तो तुमसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अनजाने में ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब तुम्ही ने कमला के रंग चुराए हैं? मुखिया ने गंभीरता से कहा। रामलाल अब आनाकानी करने लगा। वह इधर उधर की बातें करने लगा और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने लगा। मुखिया ने कमला से पूछा, कमला, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रामलाल ने ही तुम्हारे रंग चुराए हैं? हाँ मुखिया जी, कमला ने दृढ़ता से कहा, मेरे पास सबूत है। सब लोग चौंक गए और रामलाल के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। मैंने अपने बनाए रंगों में एक खास पहचान छिपाई थी। कमला ने बताया, मैंने हल्दी के पानी में कुछ खास पत्तियां मिलाई थी, जिससे रंगों में एक विशेष खुशबू आ गई थी। अगर रामलाल के पास वही रंग होंगे तो उनमें से वही खुशबू आएगी। मुखिया ने रामलाल की ओर देखा। रामलाल, उन्होंने आदेश दिया, जो भी रंग तुम्हारे पास हैं, उन्हें हमारे सामने लाओ। रामलाल अब बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी दुकान से रंगों की पोटली लाकर मुखिया के सामने रख दी। मुखिया ने एक चुटकी रंग लिया, उसमें एक बूंद पानी मिलाया और हथेली से मसलकर उसे सूंघा। फिर उन्होंने गांव के दादाजी से भी सूंघने को कहा। दादाजी ने तुरंत कहा, हाँ, यह तो हल्दी और उन खास पत्तों की महक है जो कमला ही इस्तेमाल करती थी। मुखिया ने रामलाल को कड़ी नजरों से देखा। रामलाल, उन्होंने कहा, तुमने चोरी की है और झूठ भी बोला, तुम्हें सजा मिलेगी। अब से गांव में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मुखिया जी, रामलाल ने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब दोबारा चोरी का काम नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। मुखिया ने दृढ़ता से कहा, और तुम्हारी सजा यह है कि आज तुम्हारी जितनी भी कमाई हुई है सब लाकर कमला को दो, क्योंकि कमला को तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। रामलाल को मजबूरन अपनी आज की कमाई के सारे पैसे कमला को देने पड़े। वह बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि होली के दिन रंगों की बिक्री बहुत अधिक हुई थी। कमला ने सारे पैसे लेकर ठाकुर का कर्ज चुकाया और फिर बाजार से मिठाई, राजू और रवि के लिए नए कपड़े और नए रंग और पिचकारियां खरीदी। जब वह घर पहुंची तो राजू और रवि उदास बैठे थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार भी होली नहीं मना पाएंगे। राजू, रवि, कमला ने खुशी से पुकारा, देखो मैं क्या लाई हूँ। दोनों बच्चे आश्चर्य से देखते रह गए। कमला के हाथों में ढेर सारी मिठाइयाँ, रंग, पिचकारियाँ और नए कपड़े थे। माँ, यह सब? राजू हकलाते हुए बोला, हाँ बेटा, आज हम धूमधाम से होली मनाएंगे। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हर साल मनाएंगे। राजू और रवि खुशी से उछल पड़े और कमला को गले लगा लिया।
उसके बाद वे तीनों ने मिलकर होली का त्योहार मनाया, रंग लगाए, पिचकारियां चलाईं, मिठाइयां खाईं और खुशियां मनाईं। उस दिन के बाद कमला का जीवन बदल गया। उसने अपना व्यापार जारी रखा और उसके रंग पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से उसके रंग खरीदने आने लगे। उसने अपनी झोपड़ी को ठीक करवाया और राजू और रवि को अच्छे स्कूल में भेजना शुरू किया। रामलाल ने अपनी गलती से सबक सीखा। वह कमला से माफी मांगने आया और प्रायश्चित के रूप में अपनी दुकान का हिस्सा कमला को दे दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। और साधु बाबा, वे अभी भी कभी कभी गांव में दिखाई देते हैं, विशेषकर होली के समय। लोग कहते हैं कि वे जिसे भी आशीर्वाद देते हैं उसकी किस्मत चमक उठती है। कमला अब अपने व्यापार से खुश है और उसके राजू और रवि भी बड़े होकर अच्छे इंसान बन रहे हैं। वे हर साल होली धूमधाम से मनाते हैं और सबको मिठाइयाँ और रंग बांटते हैं। आज भी जब लोग कमला के रंग लगाते हैं तो उनमें एक अलग ही चमक और खुशबू होती है। लोग कहते हैं कि यह साधु बाबा का जादू है, लेकिन कमला जानती है कि यह उसके प्रेम, मेहनत और ईमानदारी का फल है। और गांव में एक कहावत चल पड़ी है, जैसी नीयत वैसी कमाई। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा फल। कमला के जीवन की कहानी सभी को यही सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम सफल होता है और भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो अच्छे इंसान हैं और दूसरों की मदद करते हैं। होली का त्योहार हर साल आता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास। हर रंग में एक कहानी है, हर कहानी में एक सीख और हर सीख में एक नया जीवन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।